नमस्कार, मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का कहानियाँ सुनी अनसुनी में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ का आत्मसम्मान। बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो, पर तुम भूलो मत कि आज भी ये घर मेरे ही नाम पर है। सरिता जी सोफे पर बैठती हुई अपनी बहू यामिनी से बोली। ये सुनकर उनकी बहू यामिनी की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वहीं यामिनी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही हैं। इन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। यामिनी ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है? ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है? अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मार मार कर हंस रही थी। सरिता जी ने कहा। मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। यामिनी की सहेली ने कहा तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेलियां भी जाने के लिए खड़ी हो गई। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफी मांगनी ही पड़ेगी। यामिनी अकड़ते हुए बोली। बहू, वो तो नहीं होने वाला। सरिता जी ने भी पूरे आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर यामिनी उन पर गुस्सा करते हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती है। जैसे हम आपको रखेंगे, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी, ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती हो। और बड़ी बेशर्म सहेलियां है तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मेरी माफी का इंतजार कर रही हैं, तो वो मैं नहीं मांगने वाली, सरिता जी ने कहा। ये सुनते ही यामिनी की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गई। अब तो यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को। आज या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं, कहती हुई यामिनी अपने कमरे में चली गई, जबकि सरिता जी वहीं बैठी रही। आज तो सरिता जी भी फैसला करना चाहती थी। आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहती। अभी 8 महीने पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे गौतम की शादी यामिनी के साथ की थी। उस समय वो कितनी खुश थी। बस हमेशा यही सोचती रहती थी कि घर में बहू आ जाएगी तो अब उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। पति के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। गौतम उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसके पति मरने से पहले इतना पैसा तो छोड़ गए थे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। गौतम तो कॉलेज और उसके बाद अपने कोचिंग वगैरह के लिए चला जाता था। उस दौरान वो घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। तब ये घर कितना काटने को दौड़ता था। 2 लोगों में काम भी कितना होता था। काम भी जल्दी ही हो जाता था, फिर क्या करे। खैर, जैसे तैसे गौतम की पढ़ाई पूरी हुई और जल्द ही उसकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी हो गई। नौकरी लगते ही गौतम के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब सरिता जी ने इस बारे में गौतम से बात की, तभी गौतम ने बताया कि वो यामिनी को पसंद करता है। यामिनी उसी के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। आखिर गौतम की पसंद से उन्हें क्या समस्या हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी ही गौतम और यामिनी की शादी भी हो गई। पर यामिनी को तो सिर्फ गौतम से मतलब था। वो तो सरिता जी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। अगर सरिता जी उनके साथ आकर बैठ भी जाती थी तो यामिनी बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार गौतम से बात की तो गौतम ने जवाब दिया, मम्मी, वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। क्यों, मुझसे बात करने में क्या हर्ज है? दूसरों से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मम्मी, ये तो उसकी मर्जी है ना, उसको किससे बोलना है और किससे नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू सास से बात करना पसंद ही नहीं करती। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। सरिता जी इससे आगे कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे सरिता जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों पति पत्नी अपनी मन मर्जी करते थे, पर सरिता जी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही 2 बात सुना देते। लेकिन आज तो हद ही हो गई।
यामिनी ने आज घर में किटी पार्टी रखी थी, तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थी। अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया गया था। जब सरिता जी चाय लेकर आई तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यामिनी, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई है। हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती है। उसकी बात सुनकर सहेलियां हंसने लगी। तभी दूसरी सहेली ने कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे। कम से कम हमारा ही कुछ भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर यामिनी ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए, और दूसरी सबसे जरूरी बात कि सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीव एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ, उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता पकड़ाएगी। कहते हुए यामिनी हंसने लगी। उसे हंसता देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजा कर हंसने लगी। ये बात सरिता जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसी के बाद उन्होंने यामिनी और उसकी सहेलियों को पलटकर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर बाद गौतम घर आ गया, पर सरिता जी को कोई हैरानी नहीं हुई। वे जानती थी कि जरूर यामिनी ने ही फोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। आते ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। सरिता जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर सरिता जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई? यामिनी की सबके सामने बेइज्जती करते हुए फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती। अरे, आपकी हरकतें ही ऐसी है। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा उसने। सरिता जी ने कहा, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना मत भूलिए, आजकल के बच्चे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। यह सुनकर सरिता जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर यामिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी। पर वो मुस्कान सरिता जी को चुभ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। गौतम यामिनी को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि सरिता जी बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। सरिता जी की बात सुनकर यामिनी और गौतम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब गौतम बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने इकलौते बेटे को कैसे निकाल सकती हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर डिपेंड हो। यह सुनकर सरिता जी ने गौतम की तरफ देखा और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलतफहमी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही मुझे भी ये गलतफहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो तुम्हारे पापा इतना तो मेरे लिए छोड़ गए हैं कि मेरा खर्चा तो चल सकता है। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ तुम दोनों को, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब मुझे तुम जैसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सरिता जी अपने कमरे में चली गई। यामिनी और गौतम को लगा कि मम्मी सिर्फ कोरी धमकी दे रही है, लेकिन जब 2-3 दिन तक सरिता जी ने यही बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वो उन्हें सचमुच निकालने के लिए कह रही हैं। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेली रहेगी तो अपने आप ही उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही उन दोनों को बुलाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि सरिता जी ने अपने मकान में किराएदार रख लिए हैं। आखिर अब दोनों पछता रहे हैं। घर का किराया,
मेंटेनेंस चार्ज, बिजली के बिल सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से मकान मालिक की दो बातें सुनो वो अलग। आखिर थक हार कर कुछ दिनों के बाद वो दोनों सरिता जी के पास भी गए थे माफी मांगने, पर सरिता जी ने साफ मना कर दिया। दुनिया में भगवान से भी पहले माँ बाप का स्थान होता है, और जो संतान अपने माँ बाप की कद्र नहीं करती, उनका दिल दुखाती है, तो फिर उस निर्दयी संतान को अपनी करनी का फल भी इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी अपने माता पिता का निरादर ना करें और ना होने दें। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरिता जी ने सही किया ना। निश्चित ही आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।